ये बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी स्टूडेंट्स कहाँ है भाई? ऐसे क्लास होगी क्या? क्लास का टाइम निकला जा रहा है तब लोग ज्वाइन हो रहे हैं। एनीवेज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना आपसे। ऑपरेटिंग साइकिल हो गई थी लास्ट लेक्चर में, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल मींस ऑपरेटिंग साइकिल में कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स वर्क कर रहे थे उनके बारे में जानना, ठीक है। डिटर्मिनेशन मींस तो वर्किंग कैपिटल, जो वर्किंग कैपिटल की ऑपरेटिंग साइकिल थी, एक बार फिर से रिपीट भी कर दे रहे हैं। किस तरीके से थी? कैश को दो फॉर्म में हमने यूज किया। कैश के थ्रू हमने रॉ मटेरियल्स परचेज किए, ठीक है। रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया। वो बात अलग है कि रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स के बीच में एक और ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज आई जिसे हमने वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस का नाम दिया। प्रोडक्शन प्रोसेस के कन्वर्जन के थ्रू यही रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस जो भी था वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ, और यही फिनिश गुड्स वापस से मार्केट में सेल के लिए गए, जिससे हमारे अकाउंट रिसीवेबल्स और डेटर्स मेंटेन हुए। उसके बाद हमें वापस से कैश का रियलाइजेशन हुआ। रियलाइजेशन मींस जब हमारा प्रोडक्ट बिका तब उसके बदले हमें कैश मिला, ठीक है। कैश जो मिलता है, ये हमारा जो कैश है ये दो फॉर्म में आता है, ठीक है। किस किस फॉर्म में? हमने कैश के भी दो बताए थे। क्या था इनकी दो डायमेंशन? एक तो हमारा पे आउट रेशियो था, नेक्स्ट सेकंड हमारा रिटेंशन रेशियो था। पे आउट रेशियो हमारा वो रेशियो होता है जब हम डिविडेंड शेयर होल्डर्स को या स्टेक होल्डर्स जो भी हमारी कंपनी में जितने भी हैं, जिनकी कुछ इतने जितने भी परसेंट की होल्डिंग है, उनको जो भी हम रिटर्न दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, वो हमारा कहलाता है पे आउट रेशियो। रिटेंशन रेशियो हमारा वो रेशियो होता है कि जो पैसा हम अपने बिजनेस में कंटिजेंसी पर्पस से सेव करके रखते हैं, वो हमारा रिटेंशन रेशियो होता है, या जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारी थी कैश वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। अब इसके डिटर्मिनेंट्स की बात की जाए तो डिटर्मिनेंट्स हमारे होते हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं? RWFDC। वर्किंग कैपिटल साइकिल को हमने अगर W से डिनोट किया तो R हमारा था रॉ मटेरियल, W हमारा वर्क इन प्रोग्रेस था, F हमारा फिनिश गुड्स था, D हमारा डेटर्स था, ठीक है, C हमारा क्रेडिट पीरियड था, ठीक। अब ये जो RWFDC 5 कंपोनेंट्स हमारे निकल के सामने आ रहे हैं, इस 5 कंपोनेंट्स के अलग अलग यूज होते हैं और पांचों कंपोनेंट्स के ही अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। रॉ मटेरियल की बात की जाए तो रॉ मटेरियल हमारा वो फॉर्म होती है कि जब हमारा इनपुट टोटली स्कैटर्ड स्टेज में होता है, बहुत ही अलग थलग सा होता है, जिसको हमें वापस से एक साथ स्टोर करके रखना होता है, तभी शायद हम उसको वर्क इन प्रोग्रेस में स्टेज के थ्रू कन्वर्ट करा के फिनिश गुड्स के फॉर्म में जनरेट कर पाएंगे फॉर दिस एंड और प्रेजेंट भी कर पाएंगे मार्केट में सेल के लिए। तो ये जो आर होता है इसका फॉर्मूला होता है, आर को हम पूरा जो लिखते हैं वो होता है रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, ठीक है। रॉ मटेरियल को स्टोर करने की जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। इन फॉर्मूलेस का कोई यूज एज सच नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, बट फिर भी जो चीज आती है वो हमें पूरे तौर पर जाननी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? रॉ मटेरियल का जो एवरेज स्टॉक हो और उसको डिवाइड कर दो जो भी प्रोडक्शन पर डे हो रहा है उसकी एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। ये तो बात हो गई रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल के को हमने अब कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के लिए भेज दिया। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में जो हमारा रॉ मटेरियल था वो रॉ मटेरियल ना रह के वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस हो जाता है। जैसे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड होता है वैसे ही वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड होता है। होल्डिंग मींस वर्क इन प्रोग्रेस के फॉर्म में कुछ दिन होल्ड करके इनपुट हमारा रहता है, वही होल्डिंग टाइम पीरियड कितना होता है उसका फॉर्मूला होता है एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री मींस जो भी हमारी इन्वेंट्री या स्टॉक है उसकी जो वर्क इन प्रोग्रेस की एवरेज कॉस्ट है, और उसको डिवाइड कर देते हैं जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी एवरेज पर डे की एवरेज कॉस्ट से, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी दो चीजों की, रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस।
नेक्स्ट हमारी आती है बात फिनिश गुड्स की। फिनिश गुड्स का जो हमारा, जैसे हमने वर्क इन प्रोग्रेस या रॉ मटेरियल को अपने पास होल्ड करके रखा है, स्टोर करके रखा है, सेम एज इट इज फिनिश गुड्स का भी कुछ स्टोरेज टाइम पीरियड होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? सेम टू सेम रॉ मटेरियल्स का ही फॉर्मूला होता है, बस वहां पे हम रॉ मटेरियल रखते हैं और प्रोडक्शन रखते हैं, यहाँ पे हम फिनिश गुड्स रखते हैं, और जो भी गुड्स के बिके होते हैं उनकी पर डे की जो एवरेज कॉस्ट आएगी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या रहा? एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मींस जो भी फिनिश गुड्स की एवरेज स्टॉक रहा उसको डिवाइड कर देंगे जो सामान बिका है उसकी पर डे जो हमारी कॉस्ट जनरेट हुई है। डेटर कलेक्शन पीरियड, जो कि ऊपर जो डिटर्मिनेंट्स थे उसमें डी टर्म यूज हुआ था, वही होता है हमारा डेटर कलेक्शन पीरियड। एवरेज बुक डेट, जिसका फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। बुक डेट जो हमारे रहे हैं या बैड डेट रहे हैं उनकी एवरेज कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो भी हमारी सेल्स क्रेडिट फॉर्म में हुई है। क्रेडिट फॉर्म मींस कैश फॉर्म में ना होकर क्रेडिट में होना, जहां पे हमें पैसा तुरंत नहीं मिलता है, कुछ दिन बाद मिलता है। ठीक है, लास्ट हमारा टर्म था कैपिटल सी, जिसे हमने क्रेडिट पीरियड अवेल्ड कहा था, कि जितने टाइम पीरियड का हमने क्रेडिट पीरियड दूसरे को दिया या खुद के लिए अवेल किया, तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज ट्रेड क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट परचेजेस पर डे। क्रेडिटर्स की जो एवरेज कॉस्ट रही हो उसको डिवाइड करना जो भी हमने क्रेडिट परचेज पर डे का किया है उसकी एवरेज कॉस्ट से। तो ये बेसिकली हमारे 5 डिटर्मिनेंट्स थे जिनसे हमने वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल को जनरेट किया। क्या क्या थे? आर, डब्ल्यू, एफ, डी, सी। आर से रॉ मटेरियल, डब्ल्यू से वर्क इन प्रोग्रेस, एफ से फिनिश गुड्स, डी से डेटर्स, सी से क्रेडिट पीरियड। फाइन। नेक्स्ट जो हमारा है वो अब है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। बेसिक जो वर्किंग कैपिटल का डिवीजन या कैटेगराइजेशन होता है वो हमारी दो टाइप की होती है, नेट वर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल जिस वर्किंग कैपिटल पर हम काम करते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे यूज के नहीं होते हैं, इस वजह से हम ग्रॉस को हटा के नेट पर आते हैं, फिर हम उस नेट वर्किंग कैपिटल पर काम करते हैं। उसी तरीके से क्लासिफिकेशन हमारा दो बेसिस पर होता है। फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है ऑफ टाइम। अगर हम वर्किंग कैपिटल क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट हमारा वर्किंग कैपिटल दो टाइप की होती है, जो कि अभी हमने बताया, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, जो कि हम अपने बिजनेस के डे टू डे लाइफ साइकिल में हम यूज करते हैं। ठीक है, अब अगर ऑन द बेसिस ऑफ टाइम की बात करें तब हमारी वर्किंग कैपिटल अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। बेटा जिसके भी एंड से ये शोर हो रहा है प्लीज अपने को म्यूट करो, ये तुम लोग के खुद से समझ में आने बेसिस ऑफ टाइम के कैटेगराइज करने पर हमारी वर्किंग कैपिटल एक परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, दूसरी हमारी टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग। एक होती है रेगुलर वर्किंग कैपिटल, दूसरी होती है रिजर्व वर्किंग कैपिटल। पार्ट है हमारी टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, उसमें हमारी वर्किंग कैपिटल फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होती है सिंपल वर्किंग कैपिटल, दूसरी होती है स्पेशल वर्किंग कैपिटल। ये हमारी थी कैटेगराइजेशन। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी थी वर्किंग कैपिटल की, उसमें जिसमें कि वर्किंग कैपिटल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सेकंड इज नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमारी रिफर करती है उस अमाउंट को जो कि हम फंड्स इन्वेस्ट करते हैं अपनी करंट एसेट में, जिसको हम इस तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं, द टर्म कैपिटल रिफर्स टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल and it represents the amount of funds invested in current assets. Fine. दूसरी हमारी होती है नेट वर्किंग कैपिटल, को हम डिफाइन करते हैं excess of current assets over current liability। क्या यूं कह दें कि डिफरेंस करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल कहलाती है। जिनको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी वो लायबिलिटीज होती है जिनको अपने तुरंत ही पे करना होता है। हमारी जो कैटेगरी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में अभी हमने बताया था हमारी
जो भी वर्किंग कैपिटल है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो क्या है, पहली है हमारी परमानेंट या फिक्स वर्किंग कैपिटल। परमानेंट कैपिटल हमारा वो मिनिमम अमाउंट होता है विच इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फॉर मेंटेनिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ करंट एसेट्स। ठीक है, ये हमारी कहलाती है परमानेंट या फिक्स वर्किंग कैपिटल। ठीक है, किसी भी फर्म में हमेशा करंट एसेट का एक मिनिमम लेवल मेंटेन रहना चाहिए जो कि कॉन्टिन्यूसली रिक्वायर्ड होता है बाय द एंटरप्राइज टू कैरी आउट इट डे टू डे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। ठीक है, लिखा भी हुआ है कि permanent or fixed working capital is the minimum amount which is required to ensure effective utilization of fixed facilities and for maintaining the circulation of current assets. फिक्स वर्किंग कैपिटल इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस है उनके लिए जो हमें फंड्स की या वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है वो होती है हमारी परमानेंट या फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। और इसके लिए इसी फिक्स वर्किंग कैपिटल का एक हमें मिनिमम लेवल अपने फर्म में मेंटेन रखना चाहिए जिससे कि हम फर्म में डे टू डे जो भी हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको हम वर्किंग कैपिटल से यूज में ला सके। एक एग्जांपल भी दे रखा है, लाइक फॉर एग्जांपल एवरी फर्म हैज टू मेंटेन अ मिनिमम लेवल ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स एंड कैश। This minimum level of current asset is also permanent or fixed working capital as this part of capital is permanently blocked in current assets. ठीक है, इसे परमानेंट या फिक्स वर्किंग कैपिटल इसीलिए कहा गया है क्योंकि इतना कैपिटल जो भी है डेफिनेट अमाउंट होता है ये बेसिकली हमारा ब्लॉक्ड हो जाता है हमारी करंट एसेट में जिसको हम अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए डेली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम अपनी यूज में लाते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो होती है हमारी परमानेंट या फिक्स वर्किंग कैपिटल ये हमारी बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है रिजर्व वर्किंग कैपिटल, दूसरी हमारी रेगुलर वर्किंग कैपिटल। रेगुलर वर्किंग कैपिटल वो हमारा अमाउंट होता है जो कि एंटरप्राइज के कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशंस में जो अमाउंट यूज होता है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक मिनिमम स्टॉक मटेरियल का, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स का मेंटेन करके रखना होता है जिससे वो अपने फर्म में स्मूथ वर्किंग के लिए फर्म की स्मूथ वर्किंग के लिए उस कैश को यूज कर सके। रिजर्व वर्किंग कैपिटल हमारा वो एक्सेस अमाउंट होता है जो रेगुलर वर्किंग कैपिटल से आगे हमें जिस कैश की जरूरत पड़ती है फॉर कंटिजेंसी पर्पस। ठीक है, ऐसा ये तब ये जरूरत तब पड़ती है लाइक इफ वी हैव टू फेस एनी अनफोर्सीन टाइप ऑफ सर्कमस्टेंसेस लाइक स्ट्राइक्स, राइज इन प्राइसेस, डिप्रेशन, ऐसी सारी सिचुएशंस जो कि हमारे हैंडल के बाहर जा रही होती हैं, तब हमने जो रेगुलर वर्किंग कैपिटल से ऊपर का जो अमाउंट रखा होता है वही हमारा यूज होता है टू हैंडल सच टाइप ऑफ सिचुएशंस व्हिच इज नोन एज रिजर्व वर्किंग कैपिटल। ये हमारे पार्ट थे फिक्स्ड या परमानेंट वर्किंग कैपिटल के। जो सेकंड हमारा टाइप था वो था टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी और वेरिएबल वर्किंग कैपिटल is the amount of working capital which is required to meet the seasonal demands and some special contingencies या exigencies। स्पेशल या कोई एक हमारी सीजनल डिमांड के अकॉर्डिंग जब हमारी कोई जो हमारे बिजनेस फर्म की में कोई नीड हमारी जनरेट होती है वो हमारी टेम्परेरी या वेरिएबल वर्किंग कैपिटल कहलाती है। ठीक है, ये बेसिकली हमारी दो टाइप की होती है, एक सीजनल वर्किंग कैपिटल, दूसरी हमारी स्पेशल वर्किंग कैपिटल। सीजनल वर्किंग कैपिटल ये हमारी तब जरूरत होती है जब हमें कोई हमारे फर्म की या एंटरप्राइज की किसी स्पेशल या सीजनल नीड्स को फुलफिल करना होता है। लाइक कि अगर हम बात करें, अगर हम अपने एग्जांपल भी दे रखा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ही अगर हम बात करें तो हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ फंड्स की जरूरत पड़ती है कब, बिफोर दिवाली, क्योंकि तब हमारा सीजन आ रहा होता है और ऐसे केस में कस्टमर की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है और जिनकी फुलफिलमेंट के लिए हमें सीजनल वर्किंग कैपिटल की या फंड्स की जरूरत पड़ती है। सेकेंड जो टाइप होता है वो होती है स्पेशल वर्किंग कैपिटल, विच इज दैट पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू मीट स्पेशल इमरजेंसी
सच एज जब हमें अपनी मार्केट कैंपेन के लिए या रिसर्च करने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट को लेकर कस्टमर का क्या फीडबैक है, जब हमें कुछ स्पेसिफिक नीड्स की जरूरत पड़ती है, तब हम इस स्पेशल वर्किंग कैपिटल को यूज में लाते हैं। ठीक है, मोस्ट लिखा भी हुआ है, मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस हैव टू प्रोवाइड एडिशनल वर्किंग कैपिटल टू मीट द सीजनल एंड स्पेशल नीड्स। फाइन, क्लियर है सबको? बच्चों एटलीस्ट यस या नो बोल दिया करो, ना रिस्पॉन्स तो दे ही सकते हो। अब हम बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी वर्किंग कैपिटल की जो हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स पे इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? पहला फैक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल दिख ही रहा है, नेचर और कैरेक्टर ऑफ बिजनेस। जो भी हमारे बिजनेस, हमारी जो बिजनेस फर्म है वो किस नेचर या किस फीचर का है, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स पर। सपोज हमारी जो फर्म है वो लाइक इधर दे रखा है हमारे पास कि working capital requirements of a firm basically depends upon the nature of its business, public utility undertakings like electricity, water supply and railway needs very limited working capital because they offer cash sales only and supply services, not products, and as such no funds are tied up in inventories and receivables. ठीक है, वो उस टाइप की सारी पब्लिक यूटिलिटी चीजें लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रेलवे नीड्स, जहां पे वर्किंग कैपिटल को बहुत लिमिटेड रखा जाता है क्योंकि ये सारी कैश सेल्स में ऑफर की जाती हैं। इसलिए डिपेंड करता है जैसा हमारा बिजनेस होगा उसी हिसाब से हमारी वर्किंग कैपिटल ज्यादा अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट हमारा है साइज ऑफ बिजनेस या स्केल ऑफ ऑपरेशंस। हमारी बिजनेस जो फर्म है वो किस टाइप की है, इज इट अ बिग फर्म और स्मॉल फर्म। ठीक है, the working capital requirements of a concern are directly influenced by the size of its business, which may be measured in terms of scale of operations. जितना बड़ा बिजनेस के यूनिट का साइज होगा उतनी ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमारी फर्म का साइज छोटा है तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो भी उसी रेशियो में कम होगी। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो भी बिजनेस का साइज होता है या जो भी ऑपरेशनल लेवल के ऑपरेशनल स्केल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है फॉर आवर फर्म। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन पॉलिसी। कुछ ऐसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज होती हैं जहां पे जो डिमांड होती है उसमें बहुत ज्यादा सीजनल वेरिएशंस के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशंस होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी होती है फर्म की वो बहुत हद तक डिपेंड करती है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स पर। तो इसीलिए लिखा भी है द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल इन सच केसेस डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन पॉलिसी। जैसी फर्म की प्रोडक्शन पॉलिसी होगी वैसी ही उसकी वर्किंग कैपिटल की डिमांड होगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑब्लिक लेंथ ऑफ प्रोडक्शन साइकिल। अब अगर हमारी बिजनेस फर्म, जैसा कि ऊपर अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, साइज ऑफ बिजनेस या स्केल ऑफ ऑपरेशन, जो हमारी फर्म का साइज होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारी फर्म के वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। सेम उसी तरीके से जो भी हम फर्म की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है या जो भी प्रोडक्शन साइकिल की लेंथ होती है, जितनी बड़ी प्रोडक्शन साइकिल होगी उतनी ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर आपकी लंबी होगी तो जितनी लंबी उतना ही लार्ज अमाउंट आपके वर्किंग कैपिटल का भी रिक्वायर्ड होगा। In manufacturing business, the requirements of working capital increase in direct proportion to length of manufacturing process. इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लंबी है तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी उतनी ही ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, या आपकी जो भी प्रोडक्शन साइकिल है वो जितनी लंबी होगी, जितना लंबा आपका प्रोडक्शन टाइम पीरियड होगा उसी हिसाब से आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो भी होगी। ठीक है, seasonal variation in certain industries raw materials are not available throughout the year. In that case we have to store the raw materials. ठीक है,
in definite amount या in required amount या or in bulk during the season to ensure an uninterrupted flow and process during the entire year. जरूरी नहीं है कि अगर हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो जो हमारी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स है वो होल ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग होल ईयर या एंटायर ईयर फुलफिल हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमारी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है वो हम बल्क में खरीद के रखें, जिससे कि जब भी हमें जरूरत हो उसको हम अपने प्रोडक्शन में यूज ला सके और जो भी हमारा प्रोडक्शन का फ्लो है वो एक अनइंटरप्टेड फ्लो मेंटेन रहे। ठीक है, इससे भी इसका भी असर पड़ता है हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर। अगर हमारे पास इनफ या सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा तो हम अपनी प्रोडक्शन नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। वर्किंग कैपिटल साइकिल जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था, जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो जितनी लंबी होती है उतनी ही ज्यादा हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। सेम उसी तरीके से हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल की भी बात होती है। जितनी लंबी हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है अकॉर्डिंग टू दैट उसी हिसाब से हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी उसी हिसाब से होती है। अब अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, the working capital cycle starts with the purchase of raw material and ends with the realization of cash from the sale of finished product this cycle, ये जो साइकिल होती है इसमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल के साथ ही साथ उसकी स्टोरेज, उसका कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स through its whole work in progress with progressive increment of labor and service costs, conversion of finished stock into sales, debtors and receivables, and ultimately realization of cash. And this cycle continues again from cash to purchase of raw material and so on. जो हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल होती है बेसिकली कैसे होती है, हमने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल को वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया, वर्क इन प्रोग्रेस को वापस से हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिनिश गुड्स को हमने आगे फॉरवर्ड किया मार्केट में सेल के लिए और सेल से हमने कैश का रियलाइजेशन कर लिया। यही तो हमारी साइकिल होती है। और ये साइकिल हमारी क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि लगातार कैरी ऑन होती रहती है, कंटिन्यूएशन में उसमें काम होता रहता है। जैसी हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल होगी वैसी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। जितनी लंबी साइकिल लगातार हमारी ये प्रोसेस चलती चली जा रही है, प्रोडक्शन होता जा रहा है, काम रुक नहीं रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्जन होता जा रहा है, फिनिश गुड्स से हमारा जो फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस से जो भी हमारा फिनिश प्रोडक्ट्स है वो मार्केट में सेल के लिए जाता जा रहा है, उससे हमारा कैश रियलाइज होता जा रहा है। उस रियलाइजेशन कैश के रियलाइजेशन को हम वापस से क्या कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन साइकिल को वापस से या वर्किंग कैपिटल साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए या बिना रुके उसके एक अनइंटरप्टेड फ्लो के लिए हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो है वो हम अपनी पूरी करते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो है रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर। देखो याद रखना कि जो भी वर्किंग कैपिटल होती है और जो सेल्स होती है उनके बीच एक इनवर्स रिलेशनशिप होती है। ठीक है, लिखा भी हुआ है देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ इनवर्स कोरिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटम ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड द वेलोसिटी और स्पीड विथ विच द सेल्स आर इफेक्टेड। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ए फर्म हैविंग अ हाई रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर will need lower amount of working capital as compared to firm having a low rate of turnover। वो फर्म्स जिनका स्टॉक टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई होता है उनको बहुत ही कम वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि आपके पास जो स्टॉक का टर्नओवर है वो बहुत ही हाई रेट में हो रहा है। ठीक है, टर्नओवर मीन जो रिजल्टेंट या आउटपुट के फॉर्म में जनरेट होता है। ठीक है, वो जितना ज्यादा होगा आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही कम होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कैश जनरेट हो रहा है। ठीक है, मींस कैश का रियलाइजेशन होता जा रहा है। ठीक है, ऐसे केस में आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी इन कंपैरिजन टू दोस फर्म्स हु हैव लो रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर। अगर आपकी स्टॉक टर्नओवर का रेट बहुत ही कम है ऐसे केस में आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास जो भी कैश रियलाइज हो रहा है वो उतना ज्यादा नहीं है जिससे आप अपनी वर्किंग कैपिटल की नीड्स को फुलफिल कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म। द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म क्या होती है, जैसी आपकी फर्म की क्रेडिट पॉलिसी होगी उसका भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पर।
अगर आप ज्यादा से ज्यादा काम अगर क्रेडिट फॉर्म पे कर रहे हो तो आपका पैसा क्या हो जाएगा, ऐसे केस में मैक्सिमम अमाउंट आपका ब्लॉक हो जाएगा। और जिस इस ब्लॉक्ड अमाउंट की वजह से आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और जो कि रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो पाएगी उस केस में जो भी आपने अपने पास रिटेन अर्निंग्स के फॉर्म्स में अमाउंट रख रखा है। ठीक है, लिखा भी हुआ है कि the credit policy of a concern in its dealings with debtors and creditors influence considerably the requirements of working capital. A concern that purchases its requirements on credit and sell its products or services on cash requires lesser amount of working capital. ठीक है, जो भी क्रेडिट में करते हैं on the other hand, a concern buying its requirements for cash and allowing आगे क्या दे रखा है and allowing credit to its customers shall need large amount of working capital as very huge amount of funds are bound to blocked up in debtors or bills receivable। जैसा कि अभी हमने बताया था, अगर हम मैक्सिमम काम क्रेडिट फॉर्म में करेंगे तो ऐसे केस में जो भी हमारा पैसा होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, और जिसके चलते हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हमारा है बिजनेस साइकिल। हमारी जो बिजनेस साइकिल है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। क्यों? क्योंकि बिजनेस साइकिल रिफर्स टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन जनरल बिजनेस एक्टिविटी। जो भी इन द सबने ट्रेड साइकिल ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, वो हमारी कैसी होती है, कुछ जिगजैग फॉर्म में होती है, ऊपर गए नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए, इस तरीके से। मतलब इस उसमें जो स्टेजेस होती है वो जनरली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नाम से होती है। ठीक है, सबसे पहला क्या हुआ, स्टार्ट हुई हमारी बिजनेस या हमारा ट्रेड, एकदम से उसमें ग्रोथ आ गई तो हम एक्सपेंशन पर पहुंच गए, फिर धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन कम होते 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 एकदम मिनिमम पर आ गया तो हम कॉन्ट्रैक्शन पर आ गए। इसी में एक फेज आती है बूम की फेज। बूम की फेज में जो बिजनेस होता है वो टोटली प्रॉस्पेरस स्टेज में चल रहा होता है, उसको बड़े वर्किंग कैपिटल अमाउंट की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्स लगातार इंक्रीज कर रही होती है। ऐसे केसेस में वो प्राइस राइज भी होता है, और वो उसका ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेंशन होता है बिजनेस का। अगर इसी के साथ साथ जो इसके पैरेलल में एक स्टेज चलती है, जैसे बूम मींस बिजनेस बहुत हाई पोजीशन पर है, सडनली बिजनेस एकदम से डिप्रेशन की स्टेज पर आ गया, ऐसे केस में क्या होगा, जो भी बिजनेस की डाउन स्विंग्स होंगी वो स्टार्ट हो जाएंगी, मीन सेल्स डिक्लाइन होने लगेगी। बिजनेस को अपने कलेक्शन के लिए डेटर से कलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा, और फर्म को ऐसे केस में बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट के वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। और इन दैट केस इफ इट इज मतलब नॉट अगर फर्म के थ्रू वो नहीं अचीव किया जा पाएगा तो फर्म आइडियल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, मीन्स जो भी हमारी बिजनेस साइकिल होती है उसका भी बहुत एक बड़ा असर पड़ता है किस पर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पर। नेक्स्ट क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बिजनेस। जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है उसका हमारे बिजनेस के ग्रोथ रेट पर बहुत असर पड़ता है, या यूं कह ले जो हमारे बिजनेस की ग्रोथ है उसका असर हमारे वर्किंग कैपिटल पर बहुत पड़ता है। अगर हमारा बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है दैट मीन्स हमारी वर्किंग कैपिटल अपने आप क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और इन दैट केस जब हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, हमारी सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी, दैट मीन्स हम प्राइस राइज भी करेंगे, प्राइस राइज होने पर हमारा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अर्निंग कैपेसिटी एंड डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी क्या होती है, डिविडेंड सभी जानते हैं, वो पैसा जो हम शेयर होल्डर्स को उनकी शेयर होल्डिंग के बदले देते हैं वो डिविडेंड कहलाता है। कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी और जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है उस पर भी बहुत फर्क पड़ता है कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का। Some firms have more earning capacity than others due to quality of their products, monopoly conditions etc। जो कुछ एक फर्म्स होती है जिनकी ज्यादा अर्निंग कैपेसिटी होती है अदर फर्म से, ऐसी फर्म्स वो होती हैं वो जो मोनोपोली कंडीशन में मार्केट में वर्क कर रही होती है, जहाँ पे बायर बहुत सारे होते हैं बट सेलर सिर्फ और सिर्फ एक होता है। ऐसे में उसी सेलर की मोनोपोली चलती है, उसका जो मन आता है, जो भी जैसा उसे सुटेबल लगता है वैसा वो प्राइस कोट करता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है,
और उसी अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस ही वो अपने प्रोडक्ट को बेचता है। ठीक है। प्राइस लेवल चेंजेस, जो भी प्राइस लेवल में चेंजेस होते हैं वो भी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को बहुत फर्क डालते हैं। Since changes in the price level also affect the working capital requirement, some firms may be affected much, while some others may not be affected at all by the rise in prices. अगर आप अपने प्राइस में प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट भी उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सपोज आज अभी तक आप अपने प्रोडक्ट को 100 रुपए में बेचते थे, अब आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 150 रुपीज कर दिया। ऐसे केस में जो ये 50 रुपीज का मार्जिन था ये आपके प्रॉफिट के फॉर्म में ही ऐड होगा, तो इससे आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो भी होंगी वो फुलफिल हो जाएंगी। फाइन। टैक्स लेवल, टैक्स जो होता है टैक्स से भी हम अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को इफेक्ट करता ही है, उसको फुलफिल कर सकते हैं। लाइक टैक्सेस हैव टू बी पेड इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, जो हमारा प्रीसीडिंग ईयर है उसका टैक्स हमें एडवांस में ही पे करना चाहिए। टैक्स लाइबिलिटी is in a sense short-term liability payable in cash. An adequate provision for tax payment is therefore an important aspect of working capital planning. If tax liability increases, it leads to the increment in the requirement of working capital and vice versa. अगर हम कोई भी बिजनेस फर्म अपना टैक्स इन टाइम पे नहीं करती है, ऐसे केस में उसकी जो लाइबिलिटीज होंगी वो बढ़ जाएंगी, टैक्स लाइबिलिटीज, और जिससे उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, जो कहीं ना कहीं फर्म को प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ से हटा के लॉस के पाथ पर ले जाएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है लाइक इंपोर्ट पॉलिसी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मैनेजमेंट एबिलिटी, इरेगुलरिटीज टू सप्लाई, बैंकिंग फैसिलिटीज, इंपॉर्टेंस ऑफ लेबर, ये सब ऐसी अदर फैक्टर्स है जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की रिक्वायरमेंट पे असर डालते हैं। ठीक है, ये थे हमारे वो सारे फैक्टर्स जो कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अफेक्टिव थे। ठीक है, इतना क्लियर है जितना आज बताया गया है? जितना अभी बताया है ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे रिमाइंडर भी आ चुका है, अब हम क्लास फाइंड अप कर रहे हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना का, उसमें इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2 बजे से अब लेक्चर होगा, तो प्लीज 2 बजे इन टाइम लॉग इन हो जाना। ओके ओके मैम। ओके, तो वाइंड अप करें। अटेंडेंस क्लास ग्रुप पे पोस्ट कर देना। फाइन, ओके।